नमस्कार। आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ सआदत हसन मंटो साहब की बीमार। बड़ी अजीब बात है, जब भी किसी लड़की या औरत ने मुझे ख़त लिखा, भाई से मुखातिब किया और अपनी इस बेरब्त तहरीर में इस बात का ज़रूर ज़िक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मरने के करीब है। मेरी कहानियों की तारीफ़ की और पता नहीं क्या क्या ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला दिए। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़कियां, ये औरतें जो मुझे ख़त लिखती हैं, ये बीमार क्यों होती हैं। शायद इसलिए कि मैं ख़ुद अक्सर बीमार रहता हूँ, या कोई और वजह हो सकती है। अब कोई और वजह तो क्या होगी, ये मुझसे हमदर्दी चाहती हैं। मैं ऐसी लड़कियों औरतों के ख़तों का जवाब नहीं दिया करता। अब बाज़ औक़ात दे भी दिया करता हूँ, आखिर इंसान हूँ। ख़त अगर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो तो फिर उसका जवाब देना मेरे इंसानी फ़र्ज़ में शामिल हो जाता है। पिछले दिनों की बात है, मुझे एक ख़त मिला, काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसमें भी एक खातून ने, अब उनका नाम तो मैं ज़ाहिर करना नहीं चाहता, उन्होंने लिखा कि वो मेरी कहानियों की बहुत बड़ी दीवानी है, लेकिन एक अरसे से बीमार है और उसका जो पति है वो भी अक्सर बीमार रहता है। और उसने अपना ख़याल ज़ाहिर किया कि जो बीमारी उसको लगी है वो उसके पति की वजह से उसको लगी है। अब मैंने उसके ख़त का कोई जवाब नहीं दिया, तो अगले रोज़ उसका जवाब आया। उसमें लिखा था कि आपने मेरे पुराने ख़त का जवाब नहीं दिया है। तो फिर मुझे उसको एक ख़त लिखना पड़ा मजबूरन, मगर बड़ी सावधानी के साथ। अब मैंने अपने ख़त में उससे हमदर्दी का इज़हार किया। अच्छा, उसने अपने ख़त में लिखा हुआ था कि वो इतनी ज़्यादा बीमार है कि मरने के करीब है। अब ये सुनकर मैं बड़ा बेचैन हुआ, तो मैंने उससे हमदर्दी का इज़हार किया। मैंने उससे समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए, ज़िंदगी जो है, ज़िंदा दिली का नाम है। ज़िंदगी से मायूस हो जाना मौत है। अरे तुम अपने अंदर इतनी क़ुव्वत इरादी पैदा कर लो कि तुम्हारी बीमारी का नाम और निशान तक मिट जाएगा। पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अस्पताल से बाहर निकल आया, डॉक्टर हैरान होकर रह गए कि भाई ये क्या हो गया। तो क़ुव्वत इरादी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देती है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की अपने ख़त में कि भाई तुम अपने आप को ऐसा समझाओ कि तुम बीमार नहीं हो, तुम अच्छी भली तंदुरुस्त हो, ठीक ठाक हो, तो चंद रोज़ में ठीक हो जाओगी। अब मैंने एक ख़त लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। 3 दिन बाद उसका जवाब आया, जिसमें ये था कि मैंने आपकी बातों पर बहुत गौर किया है, लेकिन मुझे कोई नतीजा नहीं मिला है। तो उसका ख़त बड़ा लंबा चौड़ा था, 5 पन्नों में था। उसका फ़लसफ़ा, उसके तर्क बड़े अजीब किस्म के थे। वो इस बात पे अड़ी हुई थी कि खुदा को ही मंज़ूर नहीं है कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहूँ। आप तो एक काम करिए, अपनी मुझे 2 किताबें भेज दीजिए। तो मैंने उसको अपनी 2 नई किताबें भेज दी। 4 दिन बाद उनका जवाब आ गया, जिसमें मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया हुआ था। मेरी तारीफ़ें ही तारीफ़ें थी। अब ये तारीफ़ें सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई, क्योंकि जो किताबें मैंने उसको भेजी थी वो दरअसल मैंने ऐसे ही कुछ कमाने के लिए ऐसी कुछ लिख दी थी। अब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि तुमने मेरी जो इन 2 किताबों की इतनी तारीफ़ की है, ये दरअसल गलत है। तुम मेरी पुरानी किताबें पढ़ो, तब तुम जाकर मुझे जलवा कर पाओगे। अब मैंने एक ख़त लिखा। अब इस ख़त के साथ में मैंने बहुत बड़ा लेक्चर भी लिख डाला। बा बाद में मुझे अफ़सोस हुआ, अरे यार ये झक मैंने क्यों मारी। अगर लिखना ही था तो किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख देता, या किसी मैगज़ीन के लिए कोई स्टोरी लिख देता। अरे ये क्या, किसी औरत को मैं जानता तक नहीं, उसकी सूरत नहीं देखी, उसको मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर भेज दिया। खैर लिख दिया तो अब पोस्ट भी करना था, तो मैंने वो ख़त उसको पोस्ट कर दिया। 1 हफ़्ते के बाद उसका जवाब आया। इस बार उन्होंने मुझे
प्यारे भाईजान से मुखातिब किया और पुरानी किताबें मंगवा ली थी, उनको वो पढ़ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि मैं किसी हकीम से इलाज क्यों ना कराऊं, क्योंकि डॉक्टरों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने अपने ख़त में उसको समझाने की कोशिश की कि देखिए, इलाज चाहे तुम किसी डॉक्टर से करवाओ या किसी हकीम से करवाओ या किसी वैद्य से करवाओ, भाई इंसान का सबसे बड़ा डॉक्टर आदमी खुद होता है। और तुम क्या है कि अपनी ये जहनी परेशानियां दूर कर लो, चंद रोज़ में ठीक हो जाओगे। ये मैंने ख़त लिखा और फिर एक लेक्चर उसको लिख करके भेज दिया। 10 दिन बाद उसका फिर से जवाब आया, जिसमें ये था कि मैंने आपकी बातों पर बहुत गौर किया है, लेकिन मुझे आपकी बातों से कोई नतीजा नहीं निकला और मैं आपसे मिलने के लिए हैदराबाद से बम्बई आ रही हूँ। 2-3 रोज़ में आपके वहाँ पहुँच जाऊँगी और आपके यहाँ ठहरूँगी। अब मैं तो छड़ा छटाक, बम्बई में अकेला रहता हूँ, 2 कमरों का एक फ्लैट है छोटा सा। मैंने सोचा ठीक है, अब आ जाएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक कमरा उनको दे दूँगा, चंद रोज़ गुजारना चाहें गुजार लेंगी। रही इलाज की बात, वो भी करवा देंगे, क्योंकि मेरे एक दोस्त है वो जे अस्पताल में काम करते हैं, उनको मैं बोल दूँगा कि भाई इनको इलाज की ज़रूरत है, तो वो मुझसे मना नहीं करेंगे। 6 दिन तक वो आई नहीं और मैं सूली सी पे लटका रहा। अखबार वाला दरवाजे पे दस्तक देता, मुझे लगता कि वो आ गई है। रसोई खाने में मेरा जो नौकर है वो बर्तन मांजता, तो मुझे लगता उसके पायलों की आवाज़ है। मेरा दिल धक धक करने लग जाता। 7वें रोज़ बड़े इत्मीनान के साथ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ रहा था। उसमें कुछ इधर उधर की खबरें थी और मैं पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैंने रहीम को आवाज़ दी, मेरे नौकर को। मैंने कहा, रहीम देखो ज़रा कौन है। तो वो वैसे ही गुस्से में रहता है, तो गया, चाय बना रहा था, उबलती हुई चाय को वहीं चूल्हे पे रख कर छोड़ गया। वापस आया, मेरे को बोलता है कि साहब एक औरत आई है। मैंने कहा औरत? अच्छा है औरत? मैं हैरान हुआ। तो बोला, हाँ साहब वो आपसे मिलना चाहती है, इंतज़ार कर रही है आपका। मैं समझ गया ये वही औरत है जो मुझे ख़त लिखती रही है, बीमार। तो मैंने रहीम को कहा कि ठीक है, एक काम करो, उनको कह दो कि इंतज़ार करें, बस साहब अभी आते हैं। तो वो कह के चला गया। मैंने पेपर एक तरफ रखा और सोचने लगा कि ये औरत मुझसे मिलने क्यों आई है। नहीं मतलब इलाज कराने के लिए आई है। नहीं, मेरे पास, खैर मैं सोचने लगा कि ये जो औरत आई है, ये मुझे इतने लंबे चौड़े ख़त लिखती रही है, भाई इसको कोई भयंकर बीमारी चिमटी हुई है। फिर मैं उठा और गुस्लखाने में चला गया। वहाँ देर तक नहाता रहा और उस औरत के मुतालिक सोचता रहा कि हो सकता है इस औरत को कोई दिल की बीमारी हो या मफलूज हो सकता है अपाहिज हो, और मुझे उसको कुछ देना पड़े। अब इत्तेफाकी बात यह है, जिस दिन वो आई थी उस दिन 3 तारीख थी। अब इधर उधर का बिल अदा करने के बाद मेरे पास 300 रुपये बचे थे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो 100 रुपये दे दूँगा। फिर ख्याल आया कि अगर कोई भयंकर बीमारी हुई और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त है जो जे अस्पताल में काम करते हैं, उनको मैं बोल देता, अरे यार ये बेचारी माजूर औरत है, इसको। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मना नहीं करते। हज़ारों शक्लें मेरे जहन में चलती रही, पता नहीं किस शक्ल सूरत की होगी, कैसी होगी। मैं सोचता रहा और नहाता रहा।
दरअसल बात ये है कि औरतों से मिलते हुए मुझे थोड़ी उलझन महसूस होती है। अब आपको क्या बताऊं कि आ, 1.5 बरस पहले मैंने एक जगह निकाह तो कर लिया था, लेकिन मैं 1.5 बरस से सोच रहा था कि अगर मैं अपनी बीवी को ले आया तो क्या होगा। होगा वही जो होता रहेगा, लेकिन समझ रहे हो, मैंने मेरी ज़िंदगी में किसी औरत की क़ुर्बत हासिल नहीं की, तो मैं अपनी बीवी से किस तरह से पेश आता। खैर, बगल वाले कमरे में एक औरत मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं टोंगे भर भर के अपने बदन पे डाल रहा था। दरअसल मैं अपने आप को उससे मिलने के लिए तैयार कर रहा था। तो मैं नहाया, नहा धो कर के बाहर निकला, बाल पोंछे, तेल लगाया, कंघी की और बिस्तर पे लेट गया और सोचता रहा। इतने में फिर से रहीम आ गया और बोला कि अरे साहब, वो औरत पूछती है कि आप कब तक तैयार हो जाएंगे, वो आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ आते हैं, कह दो उनसे आते हैं। तो चला गया। मैंने सोचा कि अब ज़्यादा सोचना बेकार है, कोई मुझसे मिलने इतनी दूर से आई है, और इंसान का फ़र्ज़ है कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो उसकी खातिरदारी की जाए, उसकी दिलजोई की जाए। मैं पलंग पर से उठा, स्लीपर निकाले और उस कमरे में पहुंच गया जहाँ पर वो बैठी हुई थी। वो बुर्के में बैठी हुई थी। मैं सलाम करके एक तरफ बैठ गया। उसके बुर्के में सिर्फ उसकी नाक दिखाई दे रही थी, जो बड़ी तीखी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं बात कैसे शुरू करूं। तो मैंने बस उनसे ये कहा कि माफ़ करिए, मुझे अफ़सोस है कि आपको इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल मेरी आदतों की वजह से। तो उसने बीच में मेरी बात काटी और कहा कि हाँ जी, नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो इंतज़ार की आदी हो चुकी हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आया मैं उससे क्या कहूँ। मेरी ज़ुबान पे जो लफ्ज़ आए मैंने कह दिए। अच्छा अच्छा, तो आप किसका इंतज़ार करती रही हैं अब तक? उसने अपनी थोड़ी सी नकाब उठाई और नन्हे से रुमाल से अपने आंसू पोंछना चाह रही थी। आंसू पोंछने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या कह रहे थे आप? उसकी ठोड़ी बहुत प्यारी थी, ऐसे जैसे बनारसी कच्ची आम की कैरी। जब उसकी नकाब उठी थी तो मैंने देख ली थी। तो अब मैं तो उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे सका, तो आखिर उसको ही बोलना पड़ा, क्योंकि मैं तो उसकी ठोड़ी में ही गुम हो गया था। तो उसने कहा कि क्या कह रहे थे आप, किसका इंतज़ार करती रही हूँ मैं? हाँ हाँ, फरमाइए फरमाइए, बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात मत कहिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ हो। तो उसने अपनी नकाब उठाई। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा महसूस हुआ जैसे रात को काली काली बदलियों में चांद नज़र आ गया हो, इतनी खूबसूरत। और नीची निगाह करके बोली कि जानते हैं जानते हैं आप मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ, कहीं कहीं तो हम मिले हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कहीं कहीं तो मैंने देखा है आपको। तो उसने कहा कि मैं मैं आपकी बीवी हूँ, जो आपसे जिसने आपसे 1.5 बरस पहले निकाह किया था।
मैं आपको लिखती रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। अगर आप मुझे इस तरह इंतज़ार में रखेंगे तो मैं सच में बीमार हो जाऊँगी और मर जाऊँगी। दूसरे रोज़ मैं उसे अपने घर ले आया, बड़े ठाठ से। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये जो वाक़या है, ये मेरे एक दोस्त हैं जो अफ़साना निगार हैं और शायर भी हैं। उन्होंने मुझे सुनाया था, इसको मैंने अपने अंदाज़ में आप लोगों के सामने पेश किया है। शुक्रिया, नमस्कार।